प्रमोद तिवारी में ऐसी कौन सी खास बात है कि सतीश शर्मा का टिकट काटकर आपको दिया जाए दरियावाद से? जो कार्यकर्ता किसी भी दल में काम कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा होती है। वही महत्वाकांक्षा मेरी है कि मुझे भी पार्टी अवसर दे। क्या उनके काम में कोई कमी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनका टिकट कट सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, क्या काम करेंगे दरियावाद के अंदर जो सतीश शर्मा नहीं कर पाए? पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे अवसर मिलता है तो सबसे पहले मैं क्विक रिस्पांस टीम एक गठित करूंगा। 2027 में अगर आपको बीजेपी फिर से टिकट नहीं देती है विधायकी का, तो आप बीजेपी को जिताएंगे या हराएंगे? नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी को मैं जिताऊंगा, क्योंकि बाराबंकी बीजेपी को सबसे ज्यादा किस नेता ने काम करके बढ़ाया? श्रीमान उदय श्रीवास्तव जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला और उस समय लोकसभा भी हमारे थी और विधानसभा भी हमने 5 जीती थी। कार्य करने की उनकी शैली अन्य लोगों से उनको विशिष्ट बनाती। भुल्लन वर्मा और अरविंद मौर्य, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो किसका कार्यकाल ज्यादा अच्छा रहा है, या भुल्लन वर्मा का जो कार्यकाल चल रहा है वो ज्यादा अच्छा है? दोनों लोग का काम करने का अपना अपना तरीका है। पार्टी में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन आपका डिमोशन हो गया। प्रमोद तिवारी को बीजेपी जिला कार्यकारिणी से क्यों बाहर किया गया? नहीं, मैं इसको डिमोशन नहीं मानता हूँ। अवनीश पटेल एमएलसी और बीजेपी के प्रभारी है बाराबंकी के, इनका क्या योगदान रहा है बाराबंकी के अंदर बीजेपी को मजबूत करने में? जो संगठन की कार्यक्रम है, संगठन से और जिले के संगठन से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काम जिला प्रभारी का होता है। बीजेपी सरकार में नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है, अफसर सांसद विधायक तक की नहीं सुनते हैं। ऐसे भी आरोप आपके गवर्नमेंट के ऊपर लगे हैं। ये सब विरोधी पार्टियों के लोग ये चीज़ें को उड़ाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो किसी गलत काम के लिए कभी किसी से कहेगा ही नहीं। योगी और मोदी सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे सीधे देश की जनता को फायदा हुआ है? अच्छा, एक चीज कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकार थी, पहले की सरकार का जनता जानती है, आप अपनी की बताइए। रामनगर के बारे में आपका क्या ख्याल है अगर आपको वहां से टिकट मिले तो? किसी भी विधानसभा हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे सदर हो, चाहे रामनगर हो, इन सब जगह पर पार्टी कमल का फूल ही चुनाव निशान होता है और पार्टी ही जीतती है चुनाव। अरविंद सिंह गोप अगर फिर से दरियावाद से समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरते हैं तो फिर उस समय बीजेपी को कोई खतरा हो सकता है? फिर कमल जीतेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में गेस्ट है इनका नाम है प्रमोद तिवारी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और दरियावाद विधानसभा जो बाराबंकी के अंदर पड़ती है वहां से विधानसभा की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। प्रमोद भाई, आपका जन्म कहाँ पर हुआ और जब आप पैदा हुए अपने परिवार में तो उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी, और इसके बाद में आपकी शिक्षा कहाँ पर हुई? हमारा जन्म जनपद बाराबंकी के ही विधानसभा जैतपुर लगता है इसमें वर्तमान में, पूर्व में विधानसभा सिद्धौर हुआ करता था, उसके न्योछना ग्राउंड में हुआ। हमारी शिक्षा जूनियर हाई स्कूल तक, प्राइमरी और जूनियर स्कूल में हुई गांव में ही, हमारे न्योछना में ही। उसके बाद पिताजी चूँकि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर थे, उनकी पोस्टिंग उस समय सीतापुर थी, तो 9th में आसपास कहीं विद्यालय थे नहीं, इसके कारण पिताजी के साथ मुझे सीतापुर जाना पड़ा और वहीं मैंने 9th में एडमिशन कराया। ये अवसर ऐसा रहा कि उसी बीच में पिताजी का ट्रांसफ़र बाराबंकी हो गया, तो उनके साथ पुनः हाई स्कूल में हमने ही बाराबंकी में एडमिशन कराया। राजकीय इंटर कॉलेज, नेबलेट कॉलेज से इंटर किया और ग्रेजुएशन चूँकि इंटर के बाद ही सीधे हम व्यवसाय में आ गए। मेडिकल स्टोर का शुरुआत में हमने व्यवसाय किया और बाकी शिक्षा दीक्षा जो रही हमारी प्राइवेट स्कूल में रही। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद LLB हमने TRC लॉ कॉलेज से किया। बीच में हमने बीएड भी किया। बीएड हमने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से किया। जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपकी शादी हो गई थी? शादी हमारी इंटर के एग्ज़ाम के तुरंत बाद शादी मेरी हो गई थी और ये भी एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट इस नाते कह सकते हैं कि हमारे पिताजी और हमारे ससुर, ये दोनों लोग साथ के पढ़े हुए थे इंटर में, और वो सुमैया ऑर्गेनिक में इंजीनियर थे। पिताजी जब बाराबंकी ट्रांसफ़र होकर के आए तो एक दिन सब्जी खरीद रहे थे स्टेशन पे,
और उसी दिन हमारे ससुर से उनकी मुलाकात हो गई। दोनों लोगों की जब मुलाकात हुई तो पुराना परिचय याद हुआ, और क्योंकि घर हमारा लखपड़ा बाग में उस समय बन चुका था, तो ससुर जी घर आए मिलने। तो मुझे देखा तो उन्होंने पिताजी के पिताजी हमारे बाबा से ये कहा कि बेटा जितना बड़ा है इतनी बड़ी हमारी बेटी है, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो फिर उस नाते हमारी शादी हो गई। पारिवारिक स्थिति कैसी थी? आर्थिक स्थिति हमारे परिवार की ठीक थी, क्योंकि पिताजी सरकारी सर्विस में थे, खेती किसानी भी ठीक थी, पर्याप्त थी, और संयुक्त परिवार था हमारा। हमारे सारे बाबा लोग एक साथ रहते थे, हमारे पिताजी लोग सब एक साथ रहते थे, और ईश्वर की कृपा है कि आज हम सब पूरा परिवार एक साथ ही रहते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, 16 लोगों की रसोई एक किचन में ही होती है और सारे लोग एक साथ ही रहते हैं। मन में कब आया कि आपको राजनीति में आना चाहिए? बाराबंकी, जब मैं सीतापुर से बाराबंकी आया, उसी समय अजीत प्रताप सिंह, जो आज हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, मैं उनके संपर्क में आया। वो उस समय संघ की शाखाओं में, जलालपुर में शाखा लगती थी, वहाँ संघ की शाखा में जाते थे, तो उनके साथ मुझे संघ की शाखा में जाने का अवसर मिला। फिर संघ की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से देखने लगे। बाद में अजीत जी विद्यार्थी परिषद के संगठन में चले गए, और उनके साथ इसी नाते हमारा जुड़ाव निरंतर विद्यार्थी परिषद से, संघ से, फिर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से हो गया। पहली पार्टी कौन सी थी जो आपने ज्वाइन की थी? शुरू से आखिर तक बीजेपी ही। भाजपा में आपको सबसे पहले कौन सी जिम्मेदारी दी गई थी? भारतीय जनता पार्टी में सर्वप्रथम एक कार्यकर्ता के नाते हमेशा मीटिंग में, बैठकों में आना जाना होता था। शुरुआत में हमको सबसे पहले जो अवसर मिला वो परिवर्तन यात्रा जब निकली, उसमें सभा प्रमुख के नाते आदरणीय संतोष सिंह जी के साथ काम करने का अवसर मिला था। क्या पद आपको मिला था? सभा प्रमुख के रूप में मैं काम कर रहा था। परिवर्तन यात्रा जब निकली थी तो सारी जितनी सभाएं थी, उन सभाओं की सारी मेरी जिम्मेदारी थी, और सभाओं को ठीक ढंग से संचालित हो, उसकी व्यवस्था अच्छी हो जाए, लोगों की संख्या, जब यात्रा वहाँ पहुँचे तो संख्या वहाँ उपस्थित रहे, ये सारी जिम्मेदारी मेरी थी। जिला कार्यकारिणी में कौन सा पद मिला था, क्योंकि आप बहुत पहले से बीजेपी में काम कर रहे थे? जिला कार्यकारिणी में सर्वप्रथम जिला मंत्री के रूप में आदरणीय अवधेश श्रीवास्तव जी के साथ काम करने का अवसर मिला। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमारा प्रमोशन होता चला गया। कार्यशैली को देखते हुए, हमारे काम करने के लगन को देखते हुए पार्टी ने उसी आधार पे हमें अवसर देते रहे, और मैं संगठन के हित के लिए जो कुछ बन पड़ता वो मैं काम करता। पार्टी में लोगों का प्रमोशन होता है, लेकिन आपका डिमोशन हो गया। प्रमोद तिवारी को बीजेपी जिला कार्यकारिणी से क्यों बाहर किया गया? नहीं, मैं इसको डिमोशन नहीं मानता हूँ। डिमोशन इस नाते नहीं मानता हूँ कि जब पुराने कार्यकर्ता हटेंगे तभी नए कार्यकर्ता को स्थान मिलेगा। और लोग चर्चा जरूर करते हैं कि आप जैसे कार्यकर्ता को संगठन ने क्यों न अवसर दिया। तो एक लंबा समय हो गया था संगठन में काम करते करते, और मुझे लगता है कि जब अगला सीट खाली करेगा तभी नया कार्यकर्ता वहाँ बैठेगा, और मुझे विश्वास है कि मेरे हटने के बाद जो नए कार्यकर्ता हैं वो संगठन को उसी गति से आगे बढ़ाएंगे जिस गति से हम लोग इसको आगे लेके चल रहे थे। दरियाबाद विधानसभा से विधायकी की तैयारी आप कब से कर रहे हैं? 2014 के चुनाव में एक मंच टूट गया था, शायद आपको ध्यान में होगा। उस घटना में उस समय के जिलाध्यक्ष आदरणीय शरद अवस्थी जी के पैर टूट गया था। तो चूंकि मेरा बचपन से उनका संपर्क है, हमारी दोस्ती है, तो उस नाते उनको मैं रोज़ शाम को देखने जाता था, व्यापार से खाली होकर के उनको देखने जाता था। उसी बीच जिला पंचायत के चुनाव आ गए, तो शरद अवस्थी जी ने कहा कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा कभी इस तरह का मैंने मन नहीं बनाया कि कोई चुनाव लड़ूंगा, कहीं कोई न कोई कभी न कभी शुरुआत तो करता ही है ना। उस नाते उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने के लिए बनी कोडर भेज दिया चतुर सीट पे, और वो चुनाव ऐसा रहा क्योंकि मुझे कोई अनुभव नहीं था चुनाव का, लड़ाने का अनुभव था, लड़ने का नहीं। लेकिन उस चुनाव में हमारी जो स्पीड थी, लोगों से जनसंपर्क था, संवाद था, और ये कह लीजिए कि
तो उस समय जो लोग मिलते थे वो कहते थे कि इस तरह तो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है जिस तरह आप चुनाव लड़ रहे हैं। खैर दुर्भाग्य रहा कि उस चुनाव हम जीत नहीं सके, लेकिन उससे हमारी एक अपनी पहचान बन गई विधानसभा में। तो उस समय के सांसद अयोध्या माननीय लल्लू सिंह जिसे उस समय निरंतर संपर्क और संवाद दोनों होते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, पूरी विधानसभा में संपर्क बढ़ाओ, लोगों से मिलते जुलते रहो, अवसर आएगा तो विधानसभा लड़ोगे। तो उनकी प्रेरणा से मैंने पूरी विधानसभा में काम करना शुरू किया, संपर्क किया और इस स्थिति पहुंचा कि मैं 2017 का भी और 2022 का भी चुनाव लड़ सकता था। उसी दृष्टि में मैं फिर इस बार तैयारी कर रहा हूँ। 2017 में जब बीजेपी ने आपको टिकट नहीं दिया तो मन में ये विचार नहीं आया कि भैया ये पार्टी छोड़ देते हैं, किसी दूसरे पार्टी से मांगते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, मैं मानता हूँ जो मूल कार्यकर्ता है वो ये देखता है कि संगठन का हित किसमें है। पार्टी ने 2017 में मुझे टिकट नहीं दिया, उसके तुरंत बाद विधानसभा जैतपुर का संयोजक बना दिया। और विश्वास मानिएगा आप कि जितनी ऊर्जा जितनी शक्ति से मुझे अपना चुनाव लड़ना था, उस ऊर्जा और उस शक्ति से मैंने विधानसभा जैतपुर का चुनाव लड़ाया। आवश्यकता रहती थी क्योंकि विधानसभा दरियाबाद में हमारा कार्य क्षेत्र है। तो जब भी माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी कहते थे कि हाँ आपकी आवश्यकता है, मैं समय निकाल करके वहाँ भी जाता था, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता था, अपने लोगों को इस संदर्भ में हमेशा कहता था कि आप चाहे प्रमोद तिवारी हो चाहे सतीश चंद्र शर्मा हो, जो भी जीतेगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतेगा, वो कमल का फूल जीतेगा। इसलिए पूरी शक्ति से आपको यहाँ से विधानसभा की सीट को जीतना है और उसका परिणाम भी रहा कि हम लोग 2022 भी चुनाव जीते। 2017 में पार्टी ने आपको जैतपुर का संयोजक इसलिए तो नहीं बना दिया था कि कहीं आप जो है सतीश शर्मा को हराने में न लग जाएं? मुझे लगता है कि पार्टी को ये भरोसा था कि मैं दोनों सीटों को जीतूंगा। दुर्भाग्य है कि मैं विधानसभा जैतपुर किसी कारण से लूज कर गया, लेकिन पिछले चुनाव से इस बार का बेहतर हमारा परिणाम था, उपचुनाव के बाद बेहतर परिणाम था, जिसके लिए माननीय सुनील बंसल जी ने भी मुझे कहा नहीं तुम्हारी परिश्रम में कोई कमी नहीं रही है, ईश्वर आपको अच्छे अवसर देगा। प्रमोद तिवारी में ऐसी कौन सी खास बात है कि सतीश शर्मा का टिकट काट कर आपको दिया जाए दरियाबाद से? नहीं, मैं उनका टिकट काटने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। यह टिकट मैं मांग तो दरियाबाद से इसलिए रहा हूँ कि पार्टी ने अगर उनको किसी और विकल्प के लिए तय किया होगा तो पार्टी मुझे टिकट दे, और टिकट देगी पार्टी तो निश्चित रूप से मैं जीत करके भारतीय जनता पार्टी के झोले में एक सीट और दूंगा। वह तो सतीश शर्मा भी दे रहे हैं, फिर आपको टिकट क्यों दिया जाए? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं उनका टिकट काटने की बात ही कहाँ कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर पार्टी उनके लिए कोई नए विकल्प की तलाश में होगी, कोई नए विषय में उनकी रुचि दिख रही होगी, या उनको कहीं अन्य जगह ले जाना चाहे, लोकसभा ले जाना चाहे, या किसी ऐसे विषय में जहाँ उनको उचित सम्मान मिले, ऐसी जगह ले जाना चाहे, तो मेरे लिए अवसर रहेगा कि मुझे भी दे। मन में होगा तभी तो आप तैयारी कर रहे होंगे। मैं ये कतई किसी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं रहता कि कार्यकर्ता के अंदर महत्वाकांक्षा नहीं होती। मैं मानता हूँ जो राजनीतिक दल में है उसके अंदर कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा होती है। हो सकता है मेरी इस बात से लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ता किसी भी दल में काम कर रहा है कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षा होती है। वही महत्वाकांक्षा मेरी है कि मुझे भी पार्टी अवसर दे। मैं अपने लिए जो सोच रखा है कि समाज के लिए क्या क्या मुझे करना है, उसको शायद हम कार्य रूप में ले जा पाएं। सतीश शर्मा राज्य मंत्री हैं, दरियाबाद से विधायक हैं, क्या उनके काम में कोई कमी है जिसकी वजह से आपको लगता है कि उनका टिकट कट सकता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की, वो सारी योजनाएं विधानसभा दरियाबाद में दिखती हैं। माननीय सतीश चंद्र शर्मा जी जो भी संभव है वो सारे काम वो करते हैं, लेकिन हर किसी के सोचने का अपना अपना नज़रिया होता है, अपना विजन होता है, और मैं अपने विजन को वहाँ लागू करने का प्रयास करूँगा। 2017 और 2022 में आपको टिकट नहीं मिला बीजेपी से, तो इसके लिए कहीं बाराबंकी का कोई बड़ा बीजेपी नेता तो जिम्मेदार नहीं है? मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि बाराबंकी के जो नेता हैं वो सब ये चाहते हैं कि प्रमोद तिवारी को एक बार विधानसभा जाना चाहिए। सब चाहते हैं कि टिकट उनको मिले। टिकट तय करने के लिए बहुत कोरम है, हो सकता है किसी कोरम पे मैं फिट बैठा हूँ, तो इस नाते ना हो पाया हो।
लेकिन कोई ऐसा, मेरी दृष्टि में कोई ऐसा जिले का कार्यकर्ता और नेता पदाधिकारी ये नहीं चाहता है कि मैं विधानसभा न जाऊं। सब कोई चाहते हैं कि मुझे एक बार विधानसभा जाना चाहिए। 2027 में अगर आपको बीजेपी फिर से टिकट नहीं देती है विधायकी का, तो आप बीजेपी को जिताएंगे या हराएंगे? नहीं, 100% भारतीय जनता पार्टी को मैं जिताऊंगा, क्योंकि मेरा चुनाव निशान होता है कमल का फूल। चेहरा कौन है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि किसके हाथ में कमल का फूल है। प्रमोद भाई, मान लीजिए कि बीजेपी पार्टी आपसे कहती है कि आप दरियाबाद छोड़ दीजिए, बाराबंकी के अंदर और सीटें हैं, आप वहां से चुनाव लड़ जाइए, तो कौन सी आप विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहेंगे? मेरी पहली प्राथमिकता तो दरियाबाद ही है। उसके बाद पार्टी अगर मुझे कहीं अन्य स्थान पर भेजना चाहती है तो मैं वहां से भी जीत करके आऊंगा। ये बिल्कुल पक्का है कि किसी भी विधानसभा से पार्टी कहेगी कि आपको यहाँ से नहीं यहाँ लड़ना है, तो इसका मतलब पार्टी को ये विश्वास है मुझ पर कि प्रमोद तिवारी को किसी भी विधानसभा भेजेंगे वो वहाँ से जीत कर आएंगे। रामनगर के बारे में आपका क्या ख्याल है अगर आपको वहाँ से टिकट मिले तो? किसी भी विधानसभा हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे सदर हो, चाहे रामनगर हो, इन सब जगह पर पार्टी कमल का फूल ही चुनाव निशान होता है और पार्टी ही जीतती है चुनाव। चेहरे से मतलब नहीं होता है? नहीं, चेहरा भी मायने रखता है, लेकिन चेहरा का प्रभाव कम, संगठन का प्रभाव ज्यादा होता है। बाराबंकी बीजेपी को सबसे ज्यादा किस नेता ने काम करके बढ़ाया? सारे नेताओं की अपनी अपनी भूमिका अलग अलग रही है, सारे जिला अध्यक्षों की अपनी अपनी भूमिका अलग रही है। मैं ये मानता हूँ कि श्रीमान अवधेश श्रीवास्तव जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, और उस समय लोकसभा भी हमारे थी और विधानसभा भी हमने 5 जीती थी। कार्य करने की उनकी शैली अन्य लोगों से उनको विशिष्ट बनाती थी। इस नाते शायद हम लोग या ये भी कह सकते हैं कि माहौल उस समय का ऐसा बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी सारी की सारी सीटें जीतने की स्थिति में थी। बाराबंकी में बीजेपी के जितने भी जिलाध्यक्ष आज तक हुए हैं उसमें सबसे अच्छा काम किसने किया है? सारे जिलाध्यक्षों ने अपने अपने स्तर से जो उनकी भूमिका थी उस आधार पर उन्होंने अच्छा काम किया। चाहे श्रीमान अवधेश शर्मा जी की अगर बात करें, उनका कार्यकाल उस परिस्थिति के अनुकूल था। रामनाथ मौर्य जी का कार्यकाल रहा हो, श्रीमान सिद्धू जी का रहा हो। सिद्धू जी के साथ भी मैंने सभासदी के चुनाव में बहुत काम किया था। लोगों के घर हम लोग जाते थे और लोगों से कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना है, लोग मना भी कर देते थे, फिर भी हम लोग उनको मनाते थे। सिद्धू भाई हमको बहुत प्यार करते थे। उसके बाद शरद अवस्थी जी के पीरियड में ही हमने लोकसभा का चुनाव जीता। उनका भी कार्यकाल अच्छा था, कार्यकर्ताओं से उनका संपर्क और संवाद बहुत अच्छा रहता था। हालांकि मुझे 4.5 अध्यक्षों के साथ काम करने का अवसर मिला है। आधा कौन रहा? आदरणीय राम सिंह वर्मा भुल्लन जी के साथ हमने करीब 3-4 या 5 महीने कह लीजिए, 5 महीने के करीब करीब उनकी टीम में मैं काम किया हूँ। हर किसी की अपनी अपनी विशिष्ट शैली रही है काम करने की। भुल्लन वर्मा और अरविंद मौर्य, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो किसका कार्यकाल ज़्यादा अच्छा रहा है, या भुल्लन वर्मा का जो कार्यकाल चल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है? दोनों लोग का काम करने का अपना अपना तरीका है। अरविंद जी को अपनी टीम बनाने का अवसर नहीं मिला था, माननीय भुल्लन जी को नई टीम बनाने का अवसर मिला है। अरविंद जी ने भी कार्यकर्ताओं से संपर्क और संवाद बनाए रखा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है, उसके आधार पर उन्होंने भी काम किया। भुल्लन जी के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि आने वाले टाइम में विधानसभा और जिला पंचायत का चुनाव है। मैं मानता हूं कि भुल्लन भैया इस बार अपने आप को सिद्ध करेंगे कि वो भी एक बहुत अच्छे जिलाध्यक्ष है। जब से बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं उसमें नहीं बुलाया जाता है। उनकी जगह पर आशा बहुओं को बुला लिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को बुला लिया जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसे कई आरोप जो है आपकी पार्टी के ऊपर आपके ही कार्यकर्ता लगाते रहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसा कुछ दिखता नहीं, संगठन में तो नहीं दिखता है। राजनीति के अलग अलग स्वरूप हैं, लोग 50 तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी आया है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करके आया है, भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को मान करके आया है, उस पर विश्वास करके आया है, अपने आप को ये मान करके भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर मुझे जाना है तो जो उनकी आइडियोलॉजी है हमको उसी आइडियोलॉजी पर रहना है। जो आज आए हैं वो कल जा भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो तो सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। भैया मैं ये मानता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता है उसकी तपस्या
जो आज फलीभूत हो रही है, उसी का फल है कि केंद्र में और प्रदेश में 22 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो विचारधारा है, क्योंकि सत्ता विचारधारा को लागू करने के लिए आवश्यक होती है, जो विचारधारा है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति का अगर उत्थान हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का विजन पूरा हो जाता है। तो उसको पूरा करने के लिए शासन सत्ता चाहिए। और 15 साल में केंद्र सरकार हो रही है, 15वां तीसरा टर्म चल रहा है, और 2 टर्म उत्तर प्रदेश में भी हो गया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गरीबों के उत्थान के लिए जो भी योजनाएं आई हैं वो 100% नीचे तक जाती हैं। और क्योंकि आप एक बड़े पत्रकार हो, मुझे लगता है आपको दिखता भी होगा। योगी और मोदी सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे सीधे देश की जनता को फायदा हुआ है? अच्छा, एक चीज कल्पना करिए कि भारतीय जनता पार्टी से पहले की जो सरकार थी, पहले की सरकार का जनता जानती है, आप अपनी की बताइए। हाँ, मैं अपनी उसी की तुलना करा रहा हूँ आपको कि पहले की जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी से पहले की, उसमें जो बड़े उद्योगपति थे, बड़े लोग थे, उन्हीं के घर में तो गैस पे रोटी बनती थी ना। आज जो गरीबी रेखा के नीचे जिनको हम लोग मान रहे थे, उनके घर में भी गैस सिलेंडर पे रोटी बनती ना, तो समानता हो गई। पक्की छत अगर प्रमोद तिवारी के यहाँ है, अनुज धीमान जी के यहाँ है, तो पक्की छत गांव में भी रहने वाले गरीब के सर पर तो है, तो समानता हो गई ना। तो यही समानता लाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी नीचे तक कर रही है। इस सरकार से बाराबंकी के लोगों को क्या फायदा मिला? अब इसके लिए तो बड़ी सूची है। शुरुआत हम इससे करते हैं कि जैसे गांव में हो चाहे शहरों में हो, जल स्तर बहुत नीचे जा रहा था। आपको ध्यान में होगा कि जो हैंडपंप होते थे वो गर्मी में फेल हो जाते थे। इतने बड़े पैमाने पर पूरे जिले में तालाबों को संतृप्त किया गया, नए तालाब बनाए गए। उन तालाबों में जब पानी भरा, पानी भरने के बाद जल स्तर धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। मैं मानता हूं कि यह सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ भारतीय जनता पार्टी ने किया। स्वास्थ्य के दृष्टि से ले लीजिए, शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए रोजगार, बहुत सारे ऐसे रोजगार हुए हैं जो हमको लग रहा है कि किसी सरकार ने सोचा नहीं था। इतने उद्योग आ गए हैं उत्तर प्रदेश में। बाराबंकी जनपद में भी आपने देखा होगा 2-2, 3-3 नई फैक्ट्रियां लग गई हैं, जिसमें हजारों हजार लोगों को काम मिला है। औद्योगिक क्षेत्र जैसे हमारे यहाँ विधानसभा दरियाबाद में औद्योगिक क्षेत्र डेवलप किया जा रहा है। जब डेवलप हो जाएगा तो हजारों लोगों को नौकरियां वहाँ मिलेंगी। तो ये भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। रोडों का जाल आप देख ही रहे हैं कि कोई रोड ऐसी होगी शायद जो गड्ढे वाली हो, बाकी मेन रोडें तो सब एकदम फर्स्ट क्लास है। बीजेपी आपको दरियाबाद से टिकट देती है, फिर आप जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो ऐसा क्या काम करेंगे दरियाबाद के अंदर जो सतीश शर्मा नहीं कर पाए हैं? देखिए, सरकार की सारी योजनाएं जो भी है वो सब नीचे स्तर तक जा रही हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर मुझे अवसर मिलता है, पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे अवसर मिलता है, तो सबसे पहले मैं क्विक रिस्पांस टीम एक गठित करूंगा। जिस दिन विधानसभा में मैं पहुंचा वो उस दिन क्विक रिस्पांस टीम गठित करूंगा। आपको सुनने में हो सकता है हंसी लगे, लेकिन मैं पक्का कह सकता हूं कि जब 10 मिनट में ब्लिंकिट आपके घर सामान पहुंचा सकती है, फ्लिपकार्ट 10 मिनट में आपके घर सामान पहुंचा सकती है, 12 मिनट में डायल 112 आपके घर आ सकती है, तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए विधायक की भी तो जिम्मेदारी होती है। तो क्विक रिस्पांस टीम हमारा यही काम करेगी कि यदि आपको कोई परेशानी है, आप हम तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकते हैं, तो मेरे किसी नंबर पे आप फ़ोन करेंगे और हमारी टीम जा करके आपकी पूरी समस्या का समाधान वहीं करेगी। ये मैंने तय कर रखा है। और अभी तो सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा होगा, लेकिन जब इसको मैं करके दिखाऊंगा तब फिर पुनः मेरा एक बार इंटरव्यू करिएगा। मैं कहूँगा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये मैं काम करके जाऊँगा। अवनीश पटेल एमएलसी और बीजेपी के प्रभारी हैं बाराबंकी के, इनका क्या योगदान रहा है बाराबंकी के अंदर बीजेपी को मजबूत करने में? जो संगठन की कार्यक्रम है, संगठन से और जिले के संगठन से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो काम जिला प्रभारी का होता है।
पुराने कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, संवाद, नए कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना, पुराने कार्यकर्ताओं को संगठन के साथ जोड़े रखना, ये सारी जिम्मेदारी जिला प्रभारी की होती है। और मुझको लगता है कि काम आदरणीय अवनीश जी, चूँकि एमएलसी भी हैं और अपने क्षेत्र से भी एमएलसी हैं, हम सब लोग उनके वोटर भी हैं, तो ये काम वो अच्छे से कर रहे हैं। इसका रिस्पांस भी आने वाले चुनाव में हम लोग देखेंगे। सुरेश राही बाराबंकी के प्रभारी हैं और अवनीश पटेल भी प्रभारी हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ, ये क्वेश्चन कई बार कई लोग पूछते हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी के विषय में जानकारी नहीं है कि आपके यहाँ दो प्रभारी कैसे तो दो प्रभारी के कारण ये कि आदरणीय अवनीश जी का जो काम है वो संगठन के कामों को नीचे स्तर तक पहुंचाना, कार्यकर्ताओं के विषय में अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो शासन प्रशासन से बात करके उसका निपटाना, और संगठन और सरकार का जो समन्वय है वो करने के लिए माननीय जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं सुरेश राही जी, वो उनका काम है। तो संगठन का अगर किसी तरह से कोई तालमेल नहीं बैठ रहा है प्रशासन से, तो उस संदर्भ में वार्ता करके उसको ठीक करना, और सरकार की जो योजनाएं हैं वो नीचे स्तर तक, धरातल तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप जिले के प्रशासन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस सब चीज़ की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रभारी बनाए जाते हैं। तो ये दोनों प्रभारी अलग अलग हैं। वह संगठन प्रभारी हैं और ये शासकीय प्रभारी। हाँ, शासकीय प्रभारी हैं जो सरकार के क्षेत्र में जो होने वाले काम हैं उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। क्या आपको लगता है कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी बाराबंकी की जो 6 सीटें हैं उसको जीत पाएगी? प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चूंकि मुझे अपने संगठन के कार्यकर्ता पे भरोसा है, और कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं, टेस्टेड कार्यकर्ता इन्होंने करके दिखाया है। इस बार मैं 6 की 6 बाराबंकी की सीटें जीतूंगा, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं है। बीजेपी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं उसमें नहीं बुलाया जाता है, उनकी जगह पर आशा बहुओं को बुला लिया जाता है, सरकारी कर्मचारियों को बुला लिया जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। नहीं, वो अनावश्यक आरोप है, क्योंकि हर किसी का एक कोरम तय है। जैसे कार्य समिति की बैठक है तो जो लोग कार्य समिति में वो लोग आएंगे, संगठन की किसी योजना की बैठक है तो उसमें वो लोग आएंगे, मंडल अध्यक्षों की अगर बैठक है तो मंडल अध्यक्षों की बैठक में आम कार्यकर्ता कहाँ जाएगा? तो ये तो लोग अनावश्यक प्रपंच करते हैं, इसको हिंदी में कह लीजिए प्रपंच। बीजेपी सरकार में नेताओं की कोई सुनवाई नहीं होती है, अफसर सांसद विधायक तक की नहीं सुनते हैं, ऐसे भी आरोप आपके गवर्नमेंट के ऊपर लगे? ये सब विरोधी पार्टियों के लोग ये चीज़ें को उड़ाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है वो किसी गलत काम के लिए कभी किसी से कहेगा ही नहीं, ना अपने सांसद से कहेगा, ना विधायक से कहेगा, ना जिलाध्यक्ष से कहेगा, ना प्रमोद तिवारी जैसे उपाध्यक्ष से कहेगा, किसी से नहीं कहेगा। सही काम के लिए किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। सही काम सरकार करेगी और करती है, और शासन प्रशासन को भी करना पड़ेगा। ये डिसाइड कौन करेगा, अफसर, नेता या फिर जनता? वो सही नहीं, ये तो तय करना आम आदमी भी तय करता है ना, कि वो सही के लिए कह रहा है कि गलत के लिए कह रहा है। आपकी नाली अगर टूट गई है तो नाली बनवाने के लिए अगर आप कहेंगे तो सही कहेंगे ना। अब अफसर कितना भी कहे कि गलत है तो गलत नहीं है, नाली टूटी है तो टूटी। मोदी सरकार का कौन सा काम आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के लिए सबसे इंस्पायरिंग समय वो रहा है जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, सब लोगों ने मीडिया में देखा होगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के लिए कहा ही नहीं, करके दिखाया। एक जगह पे कहीं टिश्यू पेपर नीचे पड़ा हुआ था, देश का प्रधानमंत्री उसको उठाने वाले सैकड़ों लोग रहे होंगे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री ये मैसेज देना चाहता है कि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भले प्रधानमंत्री के रूप में हो, लेकिन वो स्वच्छता का इतना ध्यान रखता है कि उस टिश्यू पेपर को उठाया, उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। तो भाई, मैं कभी भी कुछ चीज़ फेंकना होता है तो मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि हमारे देश का नेता इतना बड़ा काम कर रहा है कि टिश्यू पेपर को जेब में रखता है, तो मुझे कूड़ा कूड़े में ही डालना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही है, तभी हमारी बाराबंकी सुंदर बाराबंकी बनेगी। निश्चित रूप से मैं इस बात से आपकी सहमत हूँ। अरविंद सिंह गोप अगर फिर से दरियाबाद से समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरते हैं तो फिर उस समय बीजेपी को कोई खतरा हो सकता है? फिर कमल जीतेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और जितने मार्जिन से जीती थी शायद उससे और बढ़कर जीतेगी। अरविंद सिंह गोप, सुरेश यादव, राकेश वर्मा,
किसको आप अगर मौका मिले तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कराना चाहेंगे? अरविंद सिंह गोप को। उनके आने से समाजवादी पार्टी कमजोर होगी और भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। दरियाबाद से विपक्ष के किस उम्मीदवार को टिकट मिले तो भाजपा का चुनाव आसान होगा, वहां पर आसानी से जीत होगी? संतोष वर्मा, अखिलेश वर्मा, अनिमेष सिंह राहुल और रिंकू सिंह, इन सभी लोगों को किसी को भी भारतीय जनता पार्टी जीत हरा देगी। भारतीय जनता पार्टी इसमें से चाहे संतोष जी को मिले, चाहे अनिमेष जी को मिले और किसी भी बड़े नेता को मिले, मुझे लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को भी अगर टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ हरा देगी। रामनगर से बीजेपी पार्टी से किसको टिकट मिलना चाहिए? शरद अवस्थी को, राम बाबू द्विवेदी को, सिद्धार्थ अवस्थी को, या फिर कोई वर्मा उम्मीदवार वहां से उतारा जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वहाँ किसी को भी कमल का फूल मिलेगा, वो जीत जाएगा। तो पिछली बार क्यों नहीं जीत पाया? बताया ना कि पार्टी हमेशा समीक्षा करती है कि हार के कारणों का, और उन हार के कारणों को हमने दूर किया है, हम लोग फिर जीतेंगे यहाँ से। सदर सीट से चुनाव जीतने के लिए किस जाति के उम्मीदवार को यहाँ से टिकट देना चाहिए बीजेपी को? वर्मा, यादव, मुस्लिम या रावत? हम लोग तो सबका साथ सबका विश्वास पे काम करने वाली पार्टी है। फिर भी कहीं ना कहीं कभी न कभी ऐसा होता है कि जाति समीकरण बैठते हैं। तो जहाँ तक हम को ध्यान में आ रहा है तो सदर विधानसभा में यादव या वर्मा, इन्हीं दोनों में से कभी वर्मा जीतता था, कभी यादव। तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण अगर काम करेंगे, वर्मा को टिकट दिया जाएगा तो हम लोग जीत लेंगे। इस बार बीजेपी बाराबंकी की जिला कार्यकारिणी बनी, उसमें सतीश शर्मा का ज़्यादा प्रभाव रहा, इसी वजह से आपको कोई पद नहीं मिला? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। ये निर्णय करने का काम जिला अध्यक्ष का होता है, और ये जरूर है कि सबकी सहमति से ही होते हैं। तो और मेरे लिए, मैंने पहले भी बताया, फिर कहता हूँ कि मेरे लिए संगठन ने कोई नई भूमिका की व्यवस्था कर रखी होगी, इसलिए मुझे संगठन में नहीं लिया। लेकिन मैं पूरी तरह से संगठन के कामों में सक्रिय रहता हूँ। जहाँ मेरी उपयोगिता होती है, आदरणीय जिला अध्यक्ष जी हमको निर्देश करते हैं, मैं उस सारे कार्यक्रम को रहता हूँ। अभी प्रशिक्षण वर्ग चला, पूरे प्रशिक्षण वर्ग को संचालित करने की जो महत्वपूर्ण भूमिका थी वो मेरे जिम्मे थी। पूरे प्रशिक्षण को मेरे ये कंट्रोल में रखा गया था। तो मैं मानता हूँ कि जहाँ मेरी भूमिका होती है, जिलाध्यक्ष जी मुझे अवसर देते हैं। आप कई गाड़ियों से चलते हैं, दिन भर कई लोगों के साथ घूमते हैं, बहुत पैसा खर्चा होता होगा, इतना पैसा आता कहाँ से है आपके पास में? हाँ, ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा हमने पूछा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरा संयुक्त परिवार है। मेरे सारे भाई व्यापार में हैं, एक भाई सर्विस में है, और मेरा बेटा, जो मैं सारे व्यापार देखता था वो सारे व्यापार को मेरा बेटा देखता है। अब मैं व्यापार से पूरी तरह से फ्री हूँ, इसलिए राजनीति में सक्रिय हूँ। शायद व्यापार में देख रहा होता तो मैं संभव नहीं था कि मैं दोनों काम एक साथ अच्छे से कर पाता। मुझे गाड़ी का डीजल मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, कपड़े प्रेस किए हुए मिल जाते हैं, समय से भोजन मिल जाता है। इस नाते मैं अच्छे से राजनीति कर पा रहा हूँ। इतना टाइम आप राजनीति को देते हैं, तो जो घर में जो परिवार के सदस्य हैं, जो आपकी पत्नी है, वो नाराज नहीं होती हैं कि भैया आप पूरा दिन बाहर ही रहते हैं, रात में बाहर रहते हैं, लेट से घर आते हैं, तो इसको लेकर नाराजगी नहीं रहती परिवार के अंदर? मैं मानता हूँ कि जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए ये बड़ा गंभीर विषय होता है, लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है कि आप विश्वास करिए कि अगर उनको 12 बजे तक मुझे आना है, रात में 12 बजे तक मुझे लौट के आना है, तो खाने पर मेरी प्रतीक्षा करती है। जब मैं आ जाता हूँ तब भोजन साथ में कर दी। दूसरा, कभी मैंने फ़ोन कर दिया कि आज मेरे साथ 8 लोग आ रहे हैं, 8 लोग भोजन करेंगे, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि 8 लोगों का भोजन कैसे बनेगा। और जब मैं समय पहुँचता हूँ घर पे तो भोजन तैयार मिलता है, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसी पत्नी मिली है जो मुझे राजनीति में बढ़ने में बहुत मददगार हो रही है। प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छे से जो हमारे सवाल थे उनका जवाब दिया, बहुत अच्छे से अपनी बात रखी। देश की जनता से, बाराबंकी की जनता से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी बाराबंकी जनता से अपील करता हूँ कि आपके स्तर की जो भी जिम्मेदारी है समाज के प्रति, इस देश के प्रति, उस जिम्मेदारी को आप महसूस करें, अपने जीवन में उसको उतारें। अगर आप सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो एक सुंदर देश बन जाएगा, एक सुंदर बाराबंकी बन जाएगा, उस सुंदर नगर पालिका बन जाएगी। और
मुझे लगता है जो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं उन लोगों से लोगों को प्रेरित होने की भी आवश्यकता है। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, क्योंकि मुझे आपने इस चैनल के माध्यम से मेरी बातों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे अवसर दिया। मैं मानता हूं कि आपका कार्य श्रेष्ठ है, अच्छा है, और इसी तरह आप समाज के लिए नए नए विचार लेकर के आते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने आखिरी में जो मेरे लिए सुंदर सुंदर शब्द कहे उसके लिए फिर से आपका एक बार धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप प्रमोद तिवारी जी से कुछ पूछना चाहते हैं या आप किसी बात से असंतुष्ट हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।